जय हिंद साथियों। देखिए हम लेके चले आए आपके लिए यूपी टेट सीडीपी। ये यूपी टेट की सीडीपी आपके लिए क्लास आ चुकी है, जिसमें हम लोग अधिगम देखेंगे, अधिगम अक्षमता देखेंगे। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम इस दोनों टॉपिक से 2-3 सवाल तो आपके सीडीपी यूपी टेट ये 2026 में अभी होने वाली है, 2-3-4 जुलाई को उसमें जरूर पूछा जाएगा। अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं लेकिन याद होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी, और जल्दी से आप लोग, अगर आप अंत तक बने रहे, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको इस बार यूपी टेट करा के ही, पास करा के ही हम लोग छोड़ेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े तो रहें। अब देखिए यहाँ अधिगम आ गया। अधिगम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अधिगम होता क्या है। तो किसी भी चीज़ को सीखना ही अधिगम है। वैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो अधिगम हो रहा है। वो सकारात्मक होगा तो बहुत अच्छा अधिगम है, नकारात्मक भी हो सकता है तो वो खराब अधिगम है। आइए हम अब पीपीटी के माध्यम से चल रहे हैं। आपको ये हमारा जो स्लाइड पीपीटी है वो भी कैसा लगे बता दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पीपीटी बनाएं जो आपको समझ में आए, जिसमें माइंड मैप जैसा चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए जुड़ जाइए और देखिए अधिगम सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसी को हम अधिगम कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ सीखना हो गया, पढ़ना सीखना हो गया, कोई चीज़ हो गया, कोई कला हो गया, कोई तरीका हो गया, कोई सवाल हो गया, कुछ भी सीख रहे हैं तो वो परिवर्तन ही। अब देखिए व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम है कि आपके व्यवहार डेली के व्यवहार में चेंज करता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो इसको हम अधिगम कहते हैं। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा यह परिवर्तन आता है। जो ही आप अनुभव में सीखेंगे, अब जैसे मान चलिए कोई बच्चा है, अब मैं एक टीचर हूँ, मुझे मान के चलिए मेरी उम्र अगर 26-27 साल है, 25 साल है, तो मैं जिस चीज़ को अनुभव से 25 सालों में सीखा हूँ वो उस चीज़ को 25 सालों में ही सीखेगा। लेकिन हाँ, उसके पास टेक्निक अच्छा है, तरीका अच्छा है, उसके माहौल अच्छा है, तो बहुत कुछ बेहतर सीख सकता है। लेकिन जो मैंने उम्र गंवा के सीखी है वो चीज़ उसको उम्र गंवा के सीखनी पड़ेगी। तो अनुभव, इसी चीज़ को हम अनुभव कहते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा और बेहतर किया जा सकता है। तो यह परिवर्तन आता है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, गलती करके सीखना होता है। आप जैसे थानडाइक ने नियम दिया कि ट्रायल एंड एरर, अभ्यास करिए, गलती करिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आपको दूसरे की गलतियों से सीखनी होती है। सारे चीज़ खुद ही गलती करके सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी, सब कुछ सीख ही नहीं सकते। तो आपको कुछ चीज़ें दूसरों को गलती कर रहे हैं उसी से सीख लेनी चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक। थकान, डर, बीमारी की वजह से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे थकान की वजह से हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है, डर की वजह से हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है, बीमारी की वजह से व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम अधिगम नहीं मानेंगे। ठीक। आगे देखिए, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग। अधिगम किससे अच्छा होगा, तो रुचि से। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको सीखना है, वास्तव में सीखना है, आपके अंदर से इच्छा करनी चाहिए तो आप सीखेंगे, इसी को हम रुचि कहेंगे। दूसरा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, आप एकदम तत्पर होने चाहिए कि मुझे सीखना है तो सीखना है, मुझे करना है तो करना है। जैसे हम लोगों के लिए मोटिवेशन भी होनी चाहिए कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे, हमारे लिए मोटिवेशन मिल गई, ताकि फिर हम अगले दिन और इससे बेहतर क्लास लेके आएंगे, आपको यूपी टेट पास करा के छोड़ेंगे। तो देखिए ये BF स्किनर अभिप्रेरणा, इन्होंने कहा है, ये कथन याद रखेंगे, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मतलब अभिप्रेरणा वो रास्ता है जिस पे चल के हम कोई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आपको इस पे मोटिवेशन चाहिए। वातावरण, वातावरण अति महत्वपूर्ण। जब तक आपके आसपास का वातावरण सीखने योग्य नहीं होगा तो आप नहीं सीख सकते हैं। आपके आसपास का वातावरण एकदम सीखने योग्य है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप इससे बहुत बेहतर चीज़ें सीख सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए एक दिया है अधिगम। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं होती। अनुभव, अभ्यास, प्रेरणा, उपयुक्त वातावरण से और अधिक प्रभावी बनती है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती है। आपको अनुभव द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रेरणा यानी मोटिवेशन द्वारा,
वातावरण द्वारा इन सब चीज़ों का अगर आपके सीखने में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। कह रहे अधिगम की विशेषता, मतलब अधिगम की क्या विशेषता है। कह रहे अधिगम की विशेषता में कह रहे विषय का ज्ञान। आपकी अधिगम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं आपको विषय का ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार आपके सीखने की प्रक्रिया को, अधिगम को बेहतर बना सकता है। आप जैसा अध्यापक होगा वैसे ही, अगर कोई अध्यापक आपके रूप में मतलब क्लास में आ रहा है, वो चिड़चिड़ा है, भद्दे तरीके से पेश आता है, बच्चों को ज़्यादा डांटता है, तो बच्चा जो है वो भी डीमोटिवेट हो जाता है। और ऐसे टीचरों को बच्चा नया नया नाम दे देते हैं कि हाँ उनके व्यवहार के अनुसार, ज़्यादा कोई डांट रहा है तो उसको नया कुछ वैसे ही नाम दे देते हैं, तो वो उनके अनुसार होता है। शिक्षण विधि, पढ़ाने के लिए बहुत से लोग पढ़ाते हैं, विधि महत्वपूर्ण है कि कोई टीचर कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, उसी को कहते हैं शिक्षण विधि। ये प्रभावित करता है सीखने की इच्छा, वो अधिगम की विशेषता है। सीखने की इच्छा रहेगी ज़्यादा आएगा, कम इच्छा रहेगी तो नहीं आएगा। मानसिक एवं शारीरिक समायोजन, जब आपका दिमाग और आपके शरीर दोनों सीखने के लिए तैयार रहेंगे तब आप चीज़ें बेहतर सीख सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, जरूर बताइएगा। देखिए इधर विषय वस्तु संबंधित, जब आपके मन की विषय वस्तु है तो ज़्यादा सीखेंगे। मान के चलिए कुछ हमारी बहनें हैं जिनको मैथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनको मैथ से उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो सोचेंगे मैथ नहीं पढ़ाएं सर जी, मैथ नहीं पढ़ना पड़े। लेकिन नहीं, आपको 30 नंबर उसमें भी चाहिए, तभी आप यूपी टेट पास करते हैं। तो आपको सभी विषय का ज्ञान होना चाहिए, ये भी चाहिए आपको विषय वस्तु। आपका कोई पसंदीदा सब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए कि आपका विज्ञान है तो आपको बड़ा मजा आएगा विज्ञान पढ़ने में, मैथ में रुचि है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये भी विशेषता है। जीवन से संबंधित उदाहरण, आप जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपके जीवन से संबंधित उदाहरण बताएं तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। पूर्व अधिगम, आपने पहले क्या चीज़ सीखा है उसको उसी में लाग बताइए कि हाँ मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में पढ़ाना है तो उससे पहले उससे रिलेटेड चीज़ें जो पिछली क्लास में या छोटे बच्चों में पढ़ाई जाती है उनसे उन बच्चों को रिलेट कराएं पहले कि हाँ ये चीज़ होती है। छात्र की रुचि, छात्र को ऐसे बताएं ताकि उनकी रुचि जागृत हो, तब अधिगम बेहतर होता है। स्पष्ट उद्देश्य, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्लास में जा रहा हूँ तो सिर्फ जाऊँगा, अपना लेक्चर पूरा करूँगा, निकल जाऊँगा। ये कोई यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं है। आप फर्स्ट से लेकर 8 तक के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि बच्चों को आपको बेहतर शिक्षा देनी है। अब इधर देखिए नीचे दिया है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक प्रेरणा, अपने अंदर का इंटरेस्ट, मोटिवेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप प्रभावित नहीं हो पाएंगे। शारीरिक वातावरण, शारीरिक वातावरण आपके सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। पारिवारिक वातावरण, आपके परिवार में डेली मान के चलिए कि क्लेश होता है, झगड़े होते हैं, तो आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा तो सीखने के प्रति कैसे तत्पर रहेगा। सामाजिक और संवेगात्मक वातावरण, आपके आसपास का वातावरण सामाजिक हो, संवेगात्मक हो। कोई दिक्कत भी होती है, आप कोई गलती भी करते हैं तो आसपास के लोग कहें चलो चलो बेटा गलती हो गई, इसको और बेहतर तरीके से दोबारा करो, तो आप करेंगे। ये नहीं कि गलती हुआ खींच के 2-3 चांटा मार दिया कोई आपके गार्जियन या पेरेंट्स या टीचर, फिर आप वहीं डाउन हो गए कि गलती कर दिया। अगली बार आप सीखने की कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि गलती हो जाएगी तो आपके मन में डर हो जाएगा कि आप मार खा जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उचित सामग्री और सुविधाएं, उचित सामग्री आपके पास होनी चाहिए, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। शिक्षक का व्यवहार बहुत निर्भर करता है, कैसा शिक्षक है वैसे सीखते हैं। कई शिक्षक होते हैं जो एक बार में किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखा देते हैं, कई शिक्षक हैं कि सारा दिन लगा देते हैं फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। शिक्षण विधि बहुत ज़रूरी है। विज्ञान है तो प्रयोग करके बताएं, बाकी चीज़ें हैं तो ज़िंदगी से रिलेट करके बताएं। छात्र की रुचि व आवश्यकता, छात्र की क्या रुचि है और उसको क्या आवश्यकता है उसी हिसाब से बताएंगे तो ये अधिगम को ज़्यादा प्रभावित करेगा। मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि, मतलब मूल्यांकन और फीडबैक, आपको उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि इसको कहाँ तक आ रहा है, किस बच्चे को कहाँ तक आ रहा है, उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद उसको सलाह दे फीडबैक के रूप में कि तुम्हारी ये कमी है, तुमको गणना करने में कोई दिक्कत हो रही है, इसको ऐसे करो ऐसे करो। ये प्रतिपुष्टि, यानी जिससे आप लोग हमको भी इसे हमारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, क्या इनके पढ़ने से जो हमारा यूपी टेट है वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि सर जी खाली वैसे ही फेंक रहे हैं। फीडबैक आप ही लोग देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं,
खराब कर रहे हैं, आप बताइए, फिर हम आप देखेंगे। सहपाठियों का सहयोग, आपके आसपास के जो भी बच्चे के सहपाठी होते हैं वो उनको ज़्यादा, कोई खराब सहपाठी हैं तो उनको सीखने में वो ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं नकारात्मक रूप से। अगर जो साथ हैं वो अच्छे हैं तो बच्चा भी धीरे धीरे उनके राहों पे उनके साथ रहते रहते समझदार बनने लगता है। अब देखिए वातावरण जो है, 1 मिनट, वातावरण से संबंधित क्या चीज़ें हैं? भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और सामाजिक संवेगात्मक और उचित सामग्री सुविधाएं। भौतिक वातावरण वो हैं जो कि हमको कोई चीज़ें चाहिए फिजिकल, जैसे कि घर और आपका है, वो भौतिक जो चीज़ें हैं जिनमें निर्जीव जो वस्तु है वो कैसे वो भी प्रभावित करती हैं, संबंधित रखती हैं, जैसे स्कूल, घर, ये चीज़ें। पारिवारिक, परिवार का देखें कितना अच्छा परिवार है, 2 पेरेंट्स है, 2 बच्चे हैं, कम संतान सुखी इंसान, 2 बच्चे परिवार के लिए अच्छे। सामाजिक संवेगात्मक वातावरण, आसपास के जो भी दोस्त यार हैं आपसे एकदम बेहतर तरीके से पेश आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, अच्छा तरीका सीख रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बेहतर सीखते हैं। उचित सामग्री और सुविधाएं, बच्चे को ज़रूरत है कॉपी पेन की, तो कॉपी पेन रहेगा तभी तो पढ़ेगा, कि डंडे से पढ़ेगा, तो उचित सामग्री उसके पास होनी चाहिए। अब देखिए अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ करें। कौन से अधिगम की विधि है जिसको आप प्रयोग करके बेहतर बच्चों को सिखा सकते हैं? करके सीखना, बच्चों को कह दीजिए हाँ ये कोई चीज़ है, और मतलब किसी भी चीज़ में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़, जैसे कोई EVS पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, तो दे दिए सामग्री, इसको ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे सीखना है। जैसे कोई चीज़ आप किसी को जोड़ना भी सिखा रहे हैं तो आप चीज़ें दे सकते हैं कि ये लो इतनी टाफियाँ हैं, ये इतनी टाफियाँ हैं, दोनों को जोड़ के बताओ कितनी टाफियाँ हैं। उसके पास 2 टाफी है, उसके 4 टाफी, उसके पास 6 टाफी, सबको जोड़ के बताओ कितनी टाफियाँ हैं। तो ऐसे आप करके सीखना कर सकते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना मतलब दूसरे को देख के, बच्चे बहुत तेज अनुकरण करते हैं कि वो आसपास के बच्चों को, पेरेंट्स को देखते हैं, देखेंगे पेरेंट्स अगर फ़ोन चला रहा है तो बच्चा भी लेके फ़ोन चलाएगा, क्योंकि आपको देख रहा है वो। आप देखेगा पेरेंट्स किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी कोशिश करेगा कोई किताब ले, कुछ भी लेके पढ़े। तो ये अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। प्रयोग द्वारा सीखना मतलब कि कोई चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है विज्ञान में ज़्यादा होता है कि खुद करें उसके बाद उससे सीख ले, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। सबसे पहले शिक्षक बाद में बच्चा करता है। शिक्षक पहले करके प्रयोग दिखाए, बच्चा बाद में, शिक्षक दिखा देगा, बच्चा तभी करेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। परीक्षण करके सीखना, खुद परीक्षण कर ले फिर सीख जाए। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है? विद्यार्थी संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं? सीखने की इच्छा, शैक्षिक योग्यता, आकांक्षा और स्तर, बुद्धि जैसी रहेगी बच्चा वैसे सीखेगा। आकांक्षा मतलब कि उसकी आकांक्षा कैसी है, शैक्षिक योग्यता क्या है उसकी, हर विषय में समान नहीं हो सकता, कोई विषय किसी का मजबूत होता है, किसी का कमजोर होता है। आगे देखिए तीव्र बुद्धि वाले बालक कम बुद्धि वाले बालक से जल्दी सीख लेते हैं, ये तो सही बात है। किसी की बुद्धि तेज है, किसी की बुद्धि कम है, तो जो तेज वाला होगा वो कम वाले से जल्दी सीख लेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि तेज है। संवेगात्मक स्थिति, उसकी संवेगात्मक स्थिति कैसी है, अगर खुश है तो ज़्यादा चीज़ें सीख जाएगा। अब देखिए यहाँ शिक्षण अधिगम की विशेषता क्या है? शिक्षण प्लस अधिगम को ही मिला देते हैं तो बनता है शिक्षण अधिगम। किसी भी विषय का ज्ञान देना शिक्षण अधिगम होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, पहले बताए छात्र, फिर शिक्षक, फिर साथ शिक्षक और छात्र के बीच में आ जाता है पाठ्यक्रम, और ये काम करता है। शिक्षक का काम है छात्र को सिखाना, अधिगम कराना, और किसके अनुसार? पाठ्यक्रम के अनुसार। नीचे दिए देखिए भी रायबर्न और जॉन डीवी 3D प्रोसेस बताया कि 3 है, जिसमें से एक छात्र होता है, एक पाठ्यक्रम होता है और एक शिक्षक होता है। शिक्षक में बस सर्विस दाता होता है, वो बस सर्विस देने के लिए किसको देने के? छात्र के। किसके अनुसार? पाठ्यक्रम के अनुसार। तो ये जो पाठ्यक्रम है चर परिवेश है, मतलब वेरिएबल है, चर अचर पढ़े होंगे, चर जो बदलता रहता है, पाठ्यक्रम बदलता रहता है। शिक्षक लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा देगा। मुख्य विशेषता क्या है? ये अस्थायी है, जैविक मनोविज्ञान है, केंद्रीकरण तंत्रिका है, बाय बर्थ या अनित भी हो सकती है। अब देखिए अधिगम अक्षमताएं, मतलब किसी अधिगम को आपको सीखने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे अस्थायी होता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जैविक मनोविज्ञान होता है, केंद्रिका में किसी चीज़ का विकास नहीं होता, बाय बर्थ या अर्जित भी हो सकता है अधिगम अक्षमता। जैसे उसको उचित परिवेश दे तो वो
अक्षमता को दूर भी कर सकता है। जैसे देखिए कौन कौन से अक्षमता होते हैं, जैसे पठन संबंधी, और पठन संबंधी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो पढ़ने में होती है वो डिसलेक्सिया होती है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। देखिए जैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और देख के बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो इसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। अलेक्सिया भी आपसे कहीं पूछे तो इसी का मतलब ये पढ़ने में ही विकार होता है। हाइपरप्लेक्सिया भी बोलते हैं तो इसी को होता है। जैसे देखिए बच्चा टब है, बेड पड़ेगा, बी को जैसे किसी चीज़ को मान के चलिए नाम को मान पढ़ ले रहा है तो ये अलेक्सिया या डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, ये है लेखन संबंधित विकार, मतलब आपको राइटिंग में, बच्चे को अगर राइटिंग में दिक्कत हो रही है तो उसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया के बाद डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधित विकार, लिखने में उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सॉरी डिस्ग्राफिया। जैसे लेखन संबंधित दिक्कत है तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहेंगे या अग्राफिया कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बच्ची लिख रही है, ये लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे ये बी है, बी को मान लीजिए डी लिख दिया, तो ये इसको हम कहेंगे लेखन संबंधित विकार, जिसको नाम दिया जाता है डिस्ग्राफिया। आगे देखिए, बाकी आप भी पढ़ सकते हैं। गणितीय, गणित को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत आसान है, आपके लिए समझा देते हैं अभी 1 मिनट के अंदर। गणितीय विकार मतलब डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब गणित को क्या किया जाता है, कैलकुलेटर द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो जो भी बच्चा है, जैसे ये जोड़ने में देखिए दिक्कत कर रहा है, ये देखिए लड़की जोड़ दिया 8 2 10, 10 को यहाँ लिख दी और 3 1 4 और इधर हासिल बढ़ा दी, जो कि गलती है। इधर से इसको दाहिने तरफ से नहीं जोड़ पा रही है, ये बाएं तरफ से जोड़ दे रही है, तो यानी कि इस किससे है, ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है। सॉरी, ये डिसकैलकुलिया से पीड़ित है। ये कैलकुलिया से पीड़ित है मतलब कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। सिंपल भाषा में ये समझिए कि ये कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। जैसे यहाँ भी वही गलती कर रही है, तो ये कैलकुलेट नहीं तो डिसकैलकुलिया। संचार में विकार, संचार जब तक आपके भाषा का विकास नहीं होगा, आप संचार नहीं करेंगे, तो भाषा का डिस्फेजिया मतलब भाषा संबंधित या संचार संबंधित दिक्कत को हम कह देते हैं डिस्फेजिया। ये भाषा संबंधी दिक्कत है, जब तक आपको भाषा नहीं आएगा तब तक आप विकार। ये देखिए ऑटोइज में एक चीज़ होती है स्वालीनता, अपने में ही लीन रहना स्वालीनता कहलाता है। जो बार बार रिपीट करेगा अपनी बात को, जो हम कह रहे हैं वही होगा। ADHD एक विकार होता है जिसमें किसी भी बच्चे को, ADHD का मतलब होता है कोई बच्चा अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कोई छोटी सी बात होगी हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जैसे कई लोग पैर टकने लगते हैं, पैर नहीं 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 मेरा क्या हो गया, किसी बच्चे का बैग गिर गया एकदम परेशान, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है, बच्चे को उठाइए रख दीजिए, ये ऐसे हो रहा है तो समझिए कि पीड़ित है डिस्फेजिया ADHD से। ADHD इसको अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये आसपास ऐसे बच्चे आपको जरूर देखेंगे। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ नहीं आया डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया मतलब कि भ्रम, भ्रम संबंधित विकार, भ्रम विकार होता है। डिसमोर्फिया, जैसे मोर को देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है और मोर सुंदर रहता है, देख के आपको भ्रम हो जाता है, दूसरी को भ्रम संबंधित विकार हो जाता है। एक और होता है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया देखिएगा थोड़ा सा, ये राइटिंग इस पे मुझे बहुत अभ्यास नहीं है। डिस्थीमिया ये याद रखेंगे। डिस्थीमिया मतलब तनाव, तनाव विकार। किसी बच्चे को बार बार विकार, किसी बच्चे को तनाव हो रहा है तो मतलब उसकी डिस्थीमिया से है। अब आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अधिगम आदतों का ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन, यह कथन किसका है? तो ये आपको बताना है कि जो ये कथन है वो किस भाई साहब का है। देखिए कितने क्वेश्चन है, चलिए अभी काफी सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि अधिगम आदतों का ज्ञान अभिवृत्ति, ज्ञान अभिवृत्ति का अर्जन, यह कथन किसका है? यह है क्रो एंड क्रो का। नीचे आपका आंसर भी दे दिया है, इसमें देख सकते हैं। ये क्रो एंड क्रो का, इसमें था नहीं लेकिन ये जरूरी है क्रो एंड क्रो का, इसलिए मैंने लगा दिया है। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा
व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा कितने दिया था? तो ये परिभाषा आपके दिए थे गेट्स और अन्य ने इसकी परिभाषा दी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी कारक है? प्रभावी कारक कौन सा है? कक्षा का अवतरण, आयु, विषय वस्तु या अभिप्रेरणा? सबसे प्रभावी इसमें से कौन सा है बताइए? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, ये आपके लिए हम दे देते हैं, ये आपके लिए है HW। एक मिनट, ये है HW क्वेश्चन जो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का सबसे प्रभावी कारक? अरे ये तो आ गया, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत आप नहीं बताएं, लेकिन चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये आ गया तो मैं बता देता हूँ कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत। देखिए इसमें कहीं टॉलमैन होगा, कोहलर थांड, ये टॉलमैन है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था। ये अधिगम सिद्धांत हम किसी और दिन करेंगे। पावलोव, क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन, थांडाइक, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि, कोहलर, अंतर्दृष्टि, चिंपैंजी बंदर, ठीक। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन, ठीक है। रॉबर्ट गेने अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है? ये कथन एक है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम, अरे एक दो बार हो गया है। सही ऑप्शन है कि समस्या समाधान अधिगम, ये सही ऑप्शन है आपके लिए। ये खुद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप हमारे चैनल पे PYQ पढ़े हुए हैं, उस PYQ को जाके करें। और ये शायद अंतिम हो गया है, आपके ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। तो ये आपको पूरी थ्योरी कैसे लगी ज़रूर बताएं। एक बार और इसको रिवाइज करके आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर। हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, आपके लिए बेहतर PPT भी बनाया है। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको UP टेट पास करा के छोड़ेंगे। अब की बार UP TT पास ही करना होगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा लाइक कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।